यह कहानी मलनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां राजू नाम का एक किसान रहता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और बेटी चमेली थी, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। राजू के पास गांव में अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह मेहनत से खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन अब उसकी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल का उत्पादन कम होता गया, जैसे मिट्टी का दिल टूट गया हो। एक दिन इसी चिंता में डूबा राजू अपने खेत के किनारे बैठा था और कमाई का कोई नया रास्ता सोचने लगा। धीरे धीरे मेरी जमीन से फसलें कम होती जा रही हैं। अब मुझे या तो दूसरी जमीन पर काम करना होगा या कमाने का कोई और जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार सीमा से जाकर पूछता हूँ, वह क्या कहती है। सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हारी राय जाननी है। तुम तो जानती हो हमारी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद या कुछ और डालने की कोशिश करूंगा तो मिट्टी और भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए इस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हाँ, यह ठीक है। इससे जमीन भी सही होगी और फिर इसकी फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी जमीन नहीं है। घर का खर्च कहाँ से लाऊंगा? फिर आप गांव के सेठ काका से मिलने जाइए, वे आपकी जरूर मदद करेंगे। हाँ सीमा, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अगर काका कोई नया काम भी बोलेंगे तो उसमें भी मेरी मदद करेंगे। मैं कल सुबह मिलने उनके घर चला जाऊंगा। राजू जमींदार के घर जाता है और ऊंची आवाज में उन्हें बुलाता है। आवाज सुनकर जमींदार बाहर चला आता है। राजू बेटा, सब ठीक तो है? कैसे आना हुआ? बोलो। काका, आपकी मदद चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी खेती की है, लेकिन अब मेरी जमीन से फसल कम होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, घर कैसे चलाऊं? खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? गांव के बाहर मेरी एक जमीन है, तुम उसमें खेती करो। इस बहाने तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे और अपना घर भी चलाओगे। शुक्रिया काका, मैं कल से खेत पर काम करने जाऊंगा और मन लगाकर मेहनत करूंगा। राजू घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। अब मैं काका की जमीन पर खूब मेहनत करूंगा। और हाँ, जमीन गांव के बाहर है। अगर मुझे आने में देर हो गई तो आप और चमेली खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। चलो अब पहुंच गया तो फटाफट खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। राजू अपनी कुदाल लेकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। राजू को काम करते हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। राजू तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है। गांव से दूर होने की वजह से किसी को पता नहीं चलता। रात काफी हो गई थी और सीमा राजू का इंतजार कर रही थी। माँ को इतना परेशान देखकर चमेली ने पूछा, क्या हुआ है माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? वे कहाँ गए हैं? बेटी, तुम्हारे पिताजी आज जमींदार काका के गांव से बाहर वाले खेत में काम करने गए हैं। उन्होंने कहा भी था कि उन्हें आने में देर हो सकती है, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही समय बीत गया है। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? अगर पिताजी ने कहा है कि उन्हें आने में देर होगी तो उन्होंने सोच समझ कर ही कहा होगा। आप जाकर सो जाइए। चमेली की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सीमा देखता है कि अब तक राजू नहीं आया है तो वह परेशान होकर जमींदार के घर की ओर जाता है। हाँ बेटी सीमा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? चाचा, राजू कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गया था, अभी तक नहीं लौटा। क्या कह रही हो बेटी? अभी तक नहीं आया? हाँ चाचा, वे अभी तक नहीं आए। जाते समय उन्होंने कहा था कि रात को देर से आऊंगा, लेकिन अब तो रात बीतकर सुबह हो गई और वे नहीं आए। मुझे थोड़ा समय दो, मैं किसी को भेजकर राजू का पता करता हूँ। जमींदार तुरंत अपने आदमी गणेशम को गांव के बाहर वाले खेत की तरफ भेजता है। कुछ समय बाद गणेशम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है। वहां सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है। यह क्या? राजू का सारा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है
किसी सांप ने काट लिया है। मुझे तुरंत जमींदार को यह बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम दौड़ते हुए जमींदार के घर की तरफ निकल जाता है। घनश्याम ने जमींदार और सीमा को पूरी बात बताई जो उसने वहां देखी थी। जमींदार ने उसे गांव के डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और खुद जमींदार सीमा को अपने साथ लेकर गांव के बाहर वाली जमीन की तरफ निकल पड़े। जमींदार और सीमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजू जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ गया है। सीमा राजू के सिर के पास बैठकर रोने लगी। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आते ही सीमा वहां से उठ जाती है और डॉक्टर राजू की हालत का जायजा लेते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? राजू की हालत अब कैसी है? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन राजू की हालत बहुत खराब है। वैसे मैंने जहर को खत्म करने वाली दवा दी थी, परंतु जहर शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रह गया है, जिसकी वजह से वह कोमा में चला गया है। डॉक्टर जी, तो फिर अब हम क्या करें? राजू कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? देखो, मैं अभी के लिए कुछ दवा दे रहा हूं, सुबह शाम इसे देते रहो। ये धीरे धीरे जहर को खत्म कर देंगी। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे पर है। डॉक्टर राजू की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले राजू को उसके घर लाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम राजू की अच्छे से देखभाल करना, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं हर महीने तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप इस मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। जमींदार सीमा को दिलासा देकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद चमेली आ जाती है। अपने पिताजी की हालत देखकर सीमा से उसका कारण पूछने लगती है। माँ, पिताजी को क्या हुआ? वो कब ठीक होंगे? बेटा, उन्हें जहरीले सांप ने काटा है और अब वो कोमा में है। डॉक्टर ने दवाई दी है। उम्मीद है कि वे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ख्याल रखो। आज से मैं खेत में काम करके घर चलाऊंगी। तुम अकेली कितने काम करोगी? नहीं बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं घर संभाल लूंगी। तुम्हारे पिताजी का सपना है तुम्हारी पढ़ाई। फिर सीमा चमेली को पढ़ने भेज देती है। फिर सीमा सोचने लगती कि मुझे अब घर चलाने और चमेली की पढ़ाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं राजू के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती। अगली सुबह सीमा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। बताओ बेटी, कैसे आना हुआ? और हाँ, राजू की तबीयत कैसी है? काका, राजू की तबीयत अभी तक तो वैसी ही है। मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, जो जमीन आपने राजू को दिया था, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दें, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और चमेली की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। बस अब आप मुझे खेत में काम करने की इजाजत दीजिए। मैं खुद काम करके घर चलाऊंगी। जमींदार सीमा को भद समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, पर वो खेत बहुत दूर है। तुम गांव के अंदर मेरी एक जमीन है, वहाँ काम करो, ताकि काम के साथ तुम राजू का ख्याल रख सको। सीमा खुशी खुशी मान जाती है और जमींदार का शुक्रिया अदा करती है। सीमा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू किया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में कमाती थी, वह चमेली की पढ़ाई में लगाने लगी। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। ये तुम्हारे पापा का सपना है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। एक दिन मैं पापा का सपना पूरा करके दिखाऊंगी।
सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। एक दिन अचानक राजू को होश आ गया। राजू को होश में आते देख सीमा बहुत खुश हो गई। राजू, तुम्हें होश आ गया। ऊपर वाले ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और चमेली को बहुत परेशान किया। नहीं राजू, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। इसी बीच राजू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। चमेली की पढ़ाई चलती रही और कुछ सालों बाद पढ़ लिख कर उसकी नौकरी लग गई। माँ और पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। नहीं बेटी, ये सब तुम्हारी माँ की कुर्बानी है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और राजू का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले आज भी उनकी कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये माँ के त्याग की कहानी हमें सिखाती है कि माँ का समर्पण किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। तो दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां पहाड़ियों के बीच छोटी छोटी झोपड़ियां बसी हुई थीं। इस गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। रामू का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी गौरी, बूढ़ी माँ और उनकी नन्ही बेटी मीरा, जो गांव की सबकी चहेती थी। मीरा की हंसी और मासूमियत पूरे घर में रौनक भर देती थी, जबकि बूढ़ी माँ अपने अनुभव और कहानियों से घर के माहौल को सजाए रखती थीं। रामू और गौरी के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे गौरी अपने पसीने की मेहनत से सींचती थी। वो जमीन उनका सबसे बड़ा सहारा थी, लेकिन उसमें कुछ ही फसलें उग पाती थीं। गांव में काम करने के लिए रामू जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन इससे पूरे परिवार का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता था। गौरी हर हफ्ते गांव के बाजार में सब्जियां और फल बेचने जाती थीं, जो उनकी थोड़ी सी आमदनी का स्रोत था। हालांकि इन सब के बावजूद उनका जीवन गरीबी में गुजर रहा था। हर मंगलवार को गांव में बाजार लगता था, जहां लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने जाते थे। उसी दिन गौरी अपने खेत में उगाई हुई सब्जियां और फल लेकर बाजार जाती। वहां के लोग गौरी की सब्जियां खरीदने के लिए लाइन लगाते थे, क्योंकि उसकी मेहनत से उगाई गई सब्जियां ताजी और स्वादिष्ट होती थीं। उस दिन भी गौरी बाजार में सब्जियां बेच रही थी, तभी मदन काका वहां आ गए। अरे गौरी, कैसी हो? गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ काका, और आप कैसे हैं? आज बाजार कैसे आना हुआ? मदन काका ने हंसते हुए कहा, गौरी, घर का सारा काम मेरे जिम्मे आ गया है। तुम्हारी काकी गांव से बाहर गई हुई है, तो सोचा आज बाजार से थोड़ा सामान ले लूं। वैसे टमाटर कितने में दे रही हो? गौरी ने जवाब दिया, 20 रुपये किलो काका, रोज की तरह ही। मदन काका ने 1 किलो टमाटर लिए और पैसे देकर गौरी से विदा ली। गौरी मन ही मन सोच रही थी कि इतनी मेहनत के बावजूद भी उनका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन वह अपने भाग्य को दोष नहीं देती थी। उसे भरोसा था कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी। गौरी के खेत के पास एक पुराना कुआं था, जो सालों से सूखा पड़ा था। उस कुएं में पानी का एक बूंद भी नहीं था, इसलिए गौरी खेत की सिंचाई के लिए दूसरे गांव के कुएं का पानी इस्तेमाल करती थी। हर बार पानी लाने के लिए गौरी को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था, जो कि उसके लिए बहुत थका देने वाला काम था। इसके बावजूद वह बिना शिकायत के अपना काम करती रहती थी। लेकिन इस बात से गांव का अमीर जमींदार हरिश्चंद्र बहुत जलता था।
उसे यह बात कतई पसंद नहीं थी कि गौरी उसके कुएं से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई कर रही थी। वह कई बार इसे रोकने का मन बना चुका था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया था। एक दिन जब गौरी अपने खेतों में काम कर रही थी, तब हरिश्चंद्र वहां आ धमका। उसने देखा कि गौरी अपने खेतों में पानी डाल रही थी। वह गुस्से में गौरी, बोला, अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी लेने नहीं दूंगा। मेरे कुएं में पानी बहुत कम बचा है और गर्मी का मौसम आने वाला है। अगर मैं तुम्हें पानी दूंगा तो मेरे खुद के खेतों की सिंचाई कैसे होगी? गौरी ने विनम्रता से कहा, चाचा, अभी तो गर्मी आने में 2-3 महीने का वक्त है। तब तक मैं अपने खेतों का काम पूरा कर लूंगी। प्लीज पानी लेने से मना मत कीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र ने कठोरता से कहा, गौरी, यह तुम्हारी समस्या है। मैं अब और पानी नहीं दे सकता। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अब हम खेती कैसे करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? गौरी ने उसे सांत्वना दी। आप चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू ने कहा, मैं हरिश्चंद्र से एक बार और बात करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। रामू उसी समय हरिश्चंद्र के घर गया। उसने दरवाजे पर खटखटाया और आवाज दी, हरिश्चंद्र काका, क्या आप घर में हैं? इस समय कौन आया होगा? चलो देखते हैं। हरिश्चंद्र बाहर आया और रामू से क्या बोला, हुआ रामू, तुम यहाँ कैसे? रामू ने नम्रता से कहा, काका, मैंने सुना कि आपने गौरी को कुएं का पानी देने से मना कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमें कुछ और समय के लिए पानी लेने दीजिए। हमारे खेत सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? हरिश्चंद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, रामू, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे कुएं में अब बहुत कम पानी बचा है। अगर मैं तुम्हें पानी देता रहा तो मुझे खुद परेशानी होगी। रामू ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हरिश्चंद्र अपनी बात पर अड़ा रहा। रामू ने हार मान ली और भारी मन से अपने घर लौट आया। घर आकर उसने गौरी को सारी बात बताई। गौरी ने कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास और कोई उपाय नहीं बचा। रामू ने सोचा और कहा, हमारे पुराने कुएं को फिर से खुदवाने में कितना खर्च आएगा? गौरी ने अनुमान लगाया, लगभग 500 रुपए लगेंगे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। रामू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर मैं खुद कुएं को खोदने लगूं तो क्या होगा? गौरी ने कहा, आप ये कैसे कर पाएंगे? कुआं बहुत गहरा है। रामू ने दृढ़ता से कहा, अगर मेहनत करूंगा तो जरूर कर पाऊंगा। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। गौरी ने सहमति दी। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वे मिलकर पुराने कुएं को खोदेंगे। उसी रात जब वे खाना खा रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ पहुंचा। उसने भिक्षा मांगी। ऊपर वाले के नाम पे दे दो बाबा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख से निढाल हूँ। गौरी ने कहा, बाबा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम खुद बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बस थोड़े से चावल बचे हैं जिन्हें मैंने बचा कर रखा था। रामू ने यह सुनकर कहा, गौरी, मेरे हिस्से का खाना बाबा को दे दो। मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन इन्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। गौरी ने रामू के हिस्से के चावल साधु बाबा को दे दिए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। अगले दिन रामू और गौरी अपने पुराने कुएं की खुदाई करने के लिए तैयार हो गए। दोनों पूरा दिन काम करते रहे। रामू कुआं खोदता रहा और गौरी मिट्टी निकालती रही। कुएं की मिट्टी निकालते निकालते शाम हो गई, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं मिला। वो सोचने लगा कि इतनी मिट्टी निकालने के बाद भी पानी नहीं निकला। पता नहीं पानी निकलेगा कि नहीं।
और दोनों निराश होकर घर चले गए। रामू ने हताश होकर कहा, शायद हमसे कुछ गलती हो रही है। गौरी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हिम्मत मत हारिए। भगवान ने कहा है कि अच्छे कर्म करने वालों को हमेशा अच्छा मिलता है। दोनों अगले दिन फिर से काम पर लग गए। रामू खुदाई कर रहा था, तभी अचानक उसकी नजर कुएं के अंदर एक पत्थर पर पड़ी, जहां से पानी रिस रहा था। रामू ने खुशी से झूमते हुए गौरी को आवाज दी, गौरी, देखो, कुएं में पानी आ गया है। भगवान ने हमारी सुन ली। गौरी भी दौड़ते हुए कुएं के पास आई और पानी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। देखो गौरी, अब हमारे अपने कुएं से पानी निकल गया। अब तुम्हें पानी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये सब हमारी मेहनत का फल है। अब हम आराम से अपने खेतों को पानी दे सकेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे हिम्मत दी और मेरा साथ खड़ा रहा, तभी तो ये हो पाया। लगता है तुम काफी थक गए हो। 2 दिन से काम कर रहे हो। नहीं गौरी, पानी को देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। अच्छा, अब घर चलते हैं। बाकी सबको भी तो खुशखबरी देनी है। इस तरह रामू और गौरी की मेहनत और विश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई। अब उनके पास अपना पानी था, जिससे वे खेतों की सिंचाई कर सकते थे। गांव वालों ने भी इस चमत्कार को देखा और यह सबक सीखा कि जो ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है। क्या हुआ? सियापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें बबलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बबलू एक मेहनती और ईमानदार किसान था। बबलू के परिवार में उसके अलावा सिर्फ 2 लोग थे जो बबलू की जिंदगी थे। एक उसकी पत्नी चमेली, जो हर मुश्किल समय में उसका साथ देती और कभी शिकायत नहीं करती। दूसरा उसकी प्यारी बेटी गुड़िया। गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था। बबलू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था और गुड़िया की स्कूल की फीस भी देता था। चमेली और गुड़िया बबलू के लिए घर से खाना लाती थीं, ताकि सब एक साथ मिलकर खा सकें। मगर बबलू काम में इतना लगा रहता कि खाना खाना भी भूल जाता था। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को बुलाऊं? हाँ, जल्दी जाओ, अपने पिताजी को बुलाओ। मैं कब से उन्हें बुला रही हूँ, पर वह हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। पिताजी, आप खाना खाने चले ना। आप कब से काम कर रहे हैं? माँ आपका इंतजार कर रही है और मुझे भी भूख लगी है। बबलू गुड़िया के साथ खाना खाने चला गया। चमेली ने सबको खाना परोसा और सब खाना खाने लगे। इस बार ऊपर वाले से दुआ है कि ठीक से बारिश हो, वरना पिछले साल बारिश न होने की वजह से सारा फसल सूख गया था। अगर इस साल भी वैसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बस दुआ करो कि पिछले साल की तरह न हो। हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला हमेशा मेहनत करने वालों के साथ होता है। तुम एक काम करो, इस बार मेरी गहने बेचकर खेती बाड़ी कर लो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बबलू ने काफी सोचने के बाद दिल पर पत्थर रखकर चमेली के गहने बेच दिए। और बबलू उन पैसों से बीज और खाद खरीदकर खुशी खुशी घर की तरफ निकला। बबलू ने बहुत ही मेहनत से अपने खेत में बीज बो दिया। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। कई महीनों बाद उसके खेत में फसल उगाई। बबलू बहुत खुश हुआ और बारिश का इंतजार करने लगा।
मगर फसल पकने से पहले बारिश न होने के कारण फसल सूखने लगी। बबलू बहुत उदास हो गया। तुम हिम्मत मत हारो, एक बार फिर कोशिश करो, शायद इस बार बारिश हो जाए और फसल अच्छी हो जाए। तुम्हें पता है ना चमेली, मैंने तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद लाए थे, मगर अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। कहां से लाऊं बीज और खाद के पैसे? कौन देगा मुझे? अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भूख से मर जाएंगे। तुम एक काम करो, गांव के सेठ हरीलाल से पैसे उधार ले लो। जब फसल अच्छी होगी तब हम उसके पैसे लौटा देंगे। लौटा देंगे? तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम सेठ हरीलाल को जानते नहीं। वह एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। उसके ब्याज कभी खत्म ही नहीं होते। अब तक वह कई किसानों की जमीन हड़प चुका है। मुझे पता है, मगर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बातों बातों में रात हो गई, लेकिन बबलू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सेठ हरीलाल के पास जाना चाहिए या नहीं। अगर सेठ हरीलाल से पैसे मांगने जाऊंगा तो वह तुरंत दे देगा, लेकिन मुझे पता है कि वह मुझे भी दूसरे किसानों की तरह अपनी जाल में फंसा लेगा। अगर पैसे नहीं लूंगा तो खेतीबाड़ी कैसे करूंगा? इसी खेतीबाड़ी से तो मेरा घर चलता है। न चाहते हुए भी बबलू मजबूरी में सेठ हरीलाल के घर की तरफ चल पड़ा। अरे आओ आओ बबलू जी, आज आप यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, बारिश न होने की वजह से फसल सूख गई थी। मुझे कुछ पैसे चाहिए नए बीज और खाद खरीदने के लिए। यह कौन सी बड़ी बात है? मैं तो यहाँ लोगों की सेवा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी हूँ जो किसी की मदद नहीं करते। मेरा मानना है कि वह जीना भी क्या जीना है जब आप लोगों की मदद न करें। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझ जैसे इंसान को आप लोगों की सेवा के लिए चुना है। हरीलाल की बातें सुनकर बबलू को बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन कह रहा था कि यह आदमी कितना झूठ बोलता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था कि इस समय उसकी मदद केवल वही कर सकता है। अरे बबलू, कहाँ सोचों में गुम हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। सेठ जी, अभी मुझे 15,000 की जरूरत है। 15,000 लो या 30,000 या फिर 60,000 लो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्याज 30% लगेगा। बबलू मजबूर था, इसलिए वह पैसा लेकर वहां से चला गया। क्या अजीब आदमी है ये हरीलाल। समाज सेवा की बात करता है और 30% ब्याज भी लेता है। पता नहीं ये ऐसी बातें कैसे कर लेता है। बबलू उन पैसों से बीज और खाद खरीद कर घर लाता है। सुबह होते ही बबलू खेत में बीज बो देता है और मन ही मन यह दुआ करता है कि इस बार तो बारिश हो जाए, वरना वह बर्बाद हो जाएगा। ऊपर वाला बबलू की सुन लेता है और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। फसल उगने लगती है। फसलों को हरा भरा देखकर बबलू बहुत खुश हो जाता है। देखो चमेली, हमारी फसल उगाई है। यह सब हमारी मेहनत का फल है। यह सब आपकी वजह से हो पाया है। आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे सही रास्ता दिखाया। आपने मुझे दोबारा बीज बोने के लिए कहा और आज हमारी फसल इतनी अच्छी है। हमें सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सब उसी की कृपा है और आपकी मेहनत का फल है। बारिश हो गई है और फसल भी उगाई है, तो अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, वो सेठ हरीलाल के पैसे वापस करना मत भूलना। बबलू और चमेली खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन सुबह तक भी बारिश नहीं रुकी। ये क्या हो रहा है चमेली? ये बारिश तो रात से ही चल रही है, आखिर कब रुकेगी? जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश हुई नहीं, जिसकी वजह से खेत बर्बाद हो गए। अब बारिश हो रही है तो इतनी कि खेत फिर से बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई होगी। आप चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो। हमारी फसलों को कुछ नहीं होगा। देखना, अभी बारिश रुक जाएगी, फिर जाकर फसल देख लेंगे। ये बात चमेली को भी पता थी कि अब तक सारी फसल खराब हो चुकी है, मगर वह ये सारी बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि वह अपने पति को उदास नहीं देखना चाहती थी। 3 दिनों तक लगातार बारिश सुबह शाम होती रही।
जैसे ही बारिश रुकी, बबलू भागता हुआ अपने खेतों की तरफ निकल गया। जब बबलू खेत पहुंचकर देखता है कि उसका खेत पानी से भरा हुआ है और उसकी फसल तबाह हो गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो रहा है? पहले बारिश न होने की वजह से फसल बर्बाद, अब बारिश की वजह से फसल बर्बाद। अब मैं क्या करूंगा? सेठ हरीलाल के पैसे कैसे दूंगा? वह तो पहले से ही इसी इंतजार में है कि कब मेरा खेत हड़प ले। मेरा सब कुछ यही खेत है। मैं तो पूरी तरह तबाह हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। बबलू उदासी की हालत में घर की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज गाड़ी बबलू से टकराकर चली गई। बबलू बेहोश हो गया। जल्दी जल्दी बबलू को करीबी अस्पताल ले जाया गया। वहां चमेली को खबर मिली। वह परेशानी की हालत में अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर जी, मेरे पति ठीक तो हैं? किस हालत में हैं? सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा है। आप चिंता मत करें, वह अब बिल्कुल ठीक हैं। अभी होश में आए हैं। आज ये यहाँ रहेंगे, कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें 1 हफ्ते तक कोई भी काम नहीं करने देना है, तभी ये ठीक हो जाएंगे। इन्हें आराम की जरूरत है और बिल की चिंता आप न करें, वो उसी गाड़ी वाले ने सारा दे दिया है। अब बबलू की तबीयत कुछ ठीक हो गई है। सुबह होते ही चमेली बबलू को घर लाती है। मुझे खेत जाने दो चमेली, मुझे काम करना है। सेठ हरीलाल के पैसे देने हैं। नहीं जी, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है। आप आराम करें, मैं खुद देख लूंगी कि क्या करना है। चमेली अपनी मजबूरी को सेठ हरीलाल के सामने रखती है ताकि वह उसकी मदद करे। देखो चमेली, बारिश की वजह से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव वालों की फसल खराब हो गई है। अब मैं किस किस की मदद करूं? अगर मैं हर किसी की मदद करने लग जाऊं तो खुद सड़क पर आ जाऊंगा। और फिर तुम लोगों ने मेरे पुराने पैसे भी अभी तक वापस नहीं किए हैं, तो मैं नए पैसे कैसे दूं? मालिक, आपके पैसे कैसे देते? बारिश ने फसल बर्बाद कर दी और बबलू का एक्सीडेंट हो गया। अब आप मुझे पैसे दें, मैं दिन रात काम करके आपके पैसे लौटा दूंगी। पैसे तो मैं दे नहीं सकता। आप जो इतना कह रही हैं, तो मेरे पास कुछ बोरियां आलू की हैं। अगर आप उन्हें बेचेंगी तो आधे पैसे आपके होंगे। बोलिए, अगर मंजूर है तो मैं आज आलू की बोरियां आपके घर भिजवा देता हूँ। चमेली के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती है। सेठ हरीलाल के आदमी ने आलू की बोरियां चमेली के घर पहुंचा दी। अरे चमेली, आप इतने आलू कहाँ से लाई? किसने दिया आपको? वो मैं सेठ हरीलाल के घर गई थी पैसे मांगने। उसने कहा पैसे नहीं हैं, आलू देकर उसने मेरी मदद की। मदद की? सेठ हरीलाल कब से लोगों की मदद करने लगा? इन आलूओं में जरूर कुछ गड़बड़ है। आप आलूओं को देखें। आप ठीक कह रहे हैं, ये तो खराब आलू हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। तभी चमेली की पड़ोसन उनके लिए आलू के पराठे लाई। ये देखकर बेचारी चमेली सोचने लगी, क्यों ना मैं सेठ हरीलाल के दिए हुए आलूओं से आलू के पराठे बनाऊं और गांव में बेच दूं। अगले दिन चमेली उन आलूओं में से अच्छे आलू लेकर आलू के पराठे बनाने लगी और गांव में बेचने लगी। गांव के लोगों को चमेली के पराठे बहुत अच्छे लगे और वे उससे पराठे खरीदने लगे। तभी सेठ हरीलाल ने यह सब देख लिया और उसे बहुत जलन हुई। मैंने तो अपनी जाल में फंसाने के लिए उसे खराब आलू दिए थे। मुझे नहीं पता था कि वो इन आलूओं के पराठे बनाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी नहीं देता। अगर लोग इसी तरह चमेली के पराठे खरीदते रहे तो वह बहुत जल्दी मेरे उधार के पैसे लौटा देगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो चमेली, अब लोग तुम्हारे पराठे शौक से खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है। अब तुम एक काम करो, खराब आलू से पराठे बनाना बंद करो। अगर लोगों को पता चला कि हम उन्हें खराब आलू के पराठे खिला रहे हैं तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी और फिर कोई हमारे पराठे नहीं खरीदेगा। आप ठीक कह रहे हैं, हमें लोगों को साफ सुथरे पराठे खिलाने चाहिए ताकि वे बीमार ना हो। बस ये सेठ हरीलाल के दिए हुए आलू खत्म हो जाए, फिर मैं अच्छे आलू से पराठे बनाऊंगी। कुछ दिन गुजरने के बाद चमेली सेठ हरीलाल का सारा कर्ज चुका देती है। देखो चमेली, अब तुम्हें हर महीने मुझे 1000-1000 रुपया देना पड़ेगा। जब तक आप आलू के पराठे बेचेंगी
तब तक आप हर महीने मुझे पैसे देंगी। किस बात के पैसे सेठ जी? मैंने तो आपके सारे पैसे दे दिए। आपका पुराना कर्ज ब्याज के साथ और आलू के पैसे भी दे दिए। हालांकि आपने मुझे खराब आलू दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस आपसे हर महीने 1000 रुपया चाहिए, वरना मैं लोगों को बता दूंगा कि आपने उन्हें सड़े हुए आलू के परांठे खिलाए हैं। फिर आपको पता है ना क्या होगा आपके साथ? आपकी बदनामी हो जाएगी, आपके परांठे कोई नहीं खरीदेगा और यहां तक कि लोग आपको गांव से निकाल देंगे। आप बेघर हो जाएंगी। ऐसे कैसे मैं आपको पैसे दूं? मैं नहीं दूंगी पैसे आपको। जिसको भी बताना है बता दो। मैं भी लोगों को बता दूंगी कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। फिर क्या लोग आपको छोड़ेंगे? चमेली की ये बातें सुनकर सेठ हरीलाल को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वह फिलहाल चुप हो जाता है। ऐसे कुछ दिनों में बबलू बिल्कुल ठीक हो गए और चलने फिरने लगे। जब आलू के पराठे बेचने से कुछ ज्यादा पैसा आया तो बबलू और चमेली ने गुड़िया को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का फैसला किया, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बने और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। गुड़िया को शहर भेजने के बाद जब बबलू और चमेली घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सेठ हरीलाल गांव के कुछ लोगों के साथ उनके घर के सामने पहले से खड़े हैं। गांव वालों, चमेली के घर की तलाशी लो। तुम्हें पता नहीं ये तुम्हें सड़े हुए आलू के पराठे खिलाती है। अरे ऐसे कैसे घर की तलाशी लोगे? ना कोई पूछताछ ना कुछ और, बस ऐसे ही आ गए हो घर की तलाशी लेने। मैं नहीं बेचती कोई सड़े हुए आलू के पराठे। पहले तलाशी लेने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। लोगों को सड़े हुए आलू के पराठे खिलाकर इतनी तरक्की की है आपने, और मेरे सारे पैसे भी वापस कर दिए और अपनी बेटी को भी शहर पढ़ने के लिए भेजा। आखिर इतने पैसे आए कहां से? गांव वालों, ये तलाशी लेने नहीं दे रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चमेली ने मजबूर होकर तलाशी की इजाजत दी। फिर गांव के एक आदमी ने घर के अंदर जाकर आलूओं को देखा तो उसे कोई सड़ा हुआ आलू नहीं मिला। अरे सेठ जी, आप बेकार में हमें यहाँ लाकर एक गांव की औरत को परेशान कर रहे हो। बेचारी चमेली ताजे और साफ सुथरे आलू से पराठे बनाती है। तुम्हारी बातों में आकर हमने बेचारी चमेली पर शक किया और उसके घर की तलाशी ली। जब चमेली ने देखा कि गांव वाले भी उसकी तरफ हैं, तो चमेली बोलने लगी। गांव वालों, तुम्हें तो पता है कि ये सेठ हरीलाल कैसा आदमी है। ये चाहता था कि मैं उसके कर्जे न चुका सकूं और ये मेरी जमीन हड़प ले। जब मैंने इसका कर्जा चुका दिया, अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये तो हमेशा गरीबों की जमीन हड़प लेता है और उन्हें बदनाम करता है। अरे गरीबों को तंग करना तो इन अमीरों का शौक है। हमें माफ करना चमेली बहन, हमने आप पर शक करके आपको परेशान किया। यह कहकर गांव वाले वहां से चले गए। सेठ हरीलाल भी उनके साथ चला गया। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि सड़े हुए आलू कहाँ गए? इतनी तलाश के बाद भी गांव वालों को नहीं मिले। सड़े हुए आलू हमारे घर में हैं ही नहीं तो उनको मिलते कैसे? वो सेठ हरीलाल के दिए हुए आलू कब के खत्म हो गए। अब मैं रोज मार्केट से ताजा और साफ सुथरा आलू लाती हूँ। कुछ ही दिनों में पानी की समस्या से बचने के लिए बबलू ने अपने खेत में कुआं खुदवाया। अब वह और उसकी पत्नी चमेली उस खेत में आलू की फसल उगाते हैं और उन आलूओं को बबलू बाजार में बेचता है और चमेली उनमें से ताजा और साफ सुथरे आलूओं से पराठे बनाती है। अब दोनों जगह से बबलू और चमेली को अच्छा खासा पैसा आ जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, अगर हम मेहनत करना बंद न करें। मेहनत करते जाइए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चाहे वह आज मिले, कल मिले या 1 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और कभी भी सेठ हरीलाल की तरह लालच न करें। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की जिंदगी का अधिकतर समय चोरी, लड़ाई झगड़े और बेकार की गतिविधियों में गुजरता था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा नई नई शैतानियों की योजना बनाता था। गांव के बुजुर्गों की सलाहें हमेशा उसके कानों के पास से गुजर जाती थीं और वह उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। एक रात
जब रामू और उसके दोस्तों ने चोरी करने का इरादा किया तो वे गांव के एक दुकानदार की दुकान की ओर चले गए। अचानक एक झटके के साथ रोशनी की एक किरण ने रामू की आंखों को चमका दिया। जब उसने देखा तो उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे। ये तो महात्मा गांधी हैं। रामू ने आश्चर्य से सोचा, लेकिन फिर उसे एक डर महसूस हुआ। पर आप तो मर चुके हैं, उसने डरते हुए कहा। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं तो इस दुनिया से जा चुका हूँ, मगर मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खास उद्देश्य के लिए आया हूँ। रामू को अपनी धड़कनें तेज होने लगीं। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? उसने डरते हुए पूछा। गांधी जी ने नम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम बुरे कामों में लगे हुए हो। तुम्हें समझना होगा कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। सत्य और प्रेम का मार्ग ही असली खुशी का स्रोत है। सुनकर रामू ने सोचा, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या मैं अपना रास्ता बदल सकता हूँ? लेकिन डर ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। गांधी जी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाऊंगा। शुरू में रामू को गांधी जी के साथ रहने में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह उनके संदेश को समझने लगा। जब भी रामू कोई बुरा काम करने की कोशिश करता, महात्मा गांधी तुरंत उसके सामने आ जाते। एक दिन रामू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बूढ़े आदमी की मदद करने का इरादा किया, लेकिन फिर भी बुरे इरादे से उसके पैसे चुराने की योजना बनाई। जैसे ही वह चोरी करने के लिए बढ़ा, गांधी जी सामने आ गए। रामू, क्या यह सही है? क्या तुम वास्तव में इस आदमी को दुख देना चाहते हो? रामू ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। और फिर वह अपनी योजना से पीछे हट गया। इसके बाद हर बार जब वह बुरे काम करने का सोचता, गांधी जी वहां मौजूद होते। उन्होंने रामू को यह सिखाया कि दूसरों की मदद करना और अच्छे काम करना ही असली खुशी का स्रोत है। महीनों के गुजरने के बाद रामू ने अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया। उसने न केवल खुद को बदलना शुरू किया, बल्कि अपने दोस्तों को भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। एक दिन गांव में एक कठिन समय आया जब बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर मदद करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर काम शुरू किया। उस दिन गांधी जी ने रामू की आंखों में खुशी देखी और बोले, देखो, तुमने कितना दूर सफर तय किया है। तुम अब एक सच्चे इंसान बन चुके हो। रामू ने गांधी जी की बातें सुनकर कहा, यह सब आपकी मार्गदर्शन की वजह से हुआ है। आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। समय बीतता गया। और रामू ने अपनी जिंदगी में अच्छे कामों का एक बड़ा हिस्सा शामिल कर लिया। वह जानता था कि जब भी वह कोई बुरा काम करने की कोशिश करेगा, गांधी जी हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसी वजह से रामू अब गांव का हीरो बन चुका था। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक व्यक्ति अपने बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ जा सकता है। बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और उसके दिल में यह बात हमेशा जिंदा रही कि महात्मा गांधी की प्रेम और सत्य की रोशनी हमेशा उसके रास्ते में रहेगी।